सबसे पहले तो बेसिक सवाल, फूड प्रोसेसिंग होती क्या है? फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये जितना भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस होता है, रॉ मटेरियल होता है, ये जितना भी एनिमल हस्बेंड्री का प्रोड्यूस होता है, रॉ मटेरियल होता है, इस रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसी और एडिबल प्रोडक्ट में। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसी को बुलाया जाता है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें शॉर्टिंग की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है, पैकेजिंग की जाती है, ब्रांडिंग वगैरह भी की जाती है। इनफैक्ट फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को फर्दर प्रोसेस किया जाता है, और वेस्ट को फर्दर प्रोसेस करके कन्वर्ट किया जाता है अदर यूजफुल प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल जो राइस हस्क है, राइस हस्क को यूज़ किया जाता है कैटल को फीड करने के लिए। शुगर केन बेगसी है, शुगर केन का जूस निकालने के बाद जो बेगसी बचता है उसको यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के लिए। तो ये भी अपने आप में सिग्निफिकेंट है। एक सवाल ये भी आता है कि जो फूड प्रोसेस किया जा रहा है, इसको प्रोसेस करने के पीछे रीजंस क्या हैं? एक तो रीज़न हम बात कर ही रहे हैं कि जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल है, ये जितना भी एनिमल हस्बेंड्री का प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल है, इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है एडिबल प्रोडक्ट्स में, इसको कन्वर्ट किया जाता है ईटेबल प्रोडक्ट्स में। तो एक तो हमें एडिबल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। दूसरा, जब भी कोई इंडस्ट्री एडिबल प्रोडक्ट बनाएगी तो वो इस प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करेगी या नहीं करेगी? बट ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू एडिशन किया ही जाता है। जब भी कोई इंडस्ट्री फूड आइटम बनाएगी तो वो इसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए इसमें चेंजेस करेगी या नहीं करेगी? बट ऑब्वियस सी बात है, चेंजेस किए जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये भी फायदे हो जाते हैं। फिर इसके अलावा इन जनरल कंज्यूमर्स के लिए जो फूड की अवेलेबिलिटी होती है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। देखो, ये बेसिक सी बातचीत है। इस बेसिक सी बातचीत को बेसिक तौर पे याद रखना, रटने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार देखो, दिमाग में बिठाओ, और फिर अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना। फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? ये जितना भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस होता है, रॉ मटेरियल होता है, ये जितना भी एनिमल हस्बेंड्री का प्रोड्यूस होता है, रॉ मटेरियल होता है, इस रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसी और एडिबल प्रोडक्ट में। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसी को बुलाया जाता है फूड प्रोसेसिंग। अच्छा, इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे है फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट्स में, प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में। फूड प्रोसेसिंग के एक्सपोर्ट्स में, प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में इंडिया ग्लोबली कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। एक सवाल ये भी आता है कि ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि एक तो वेस्टेज में रिडक्शन देखने को मिलता है, वेस्टेज में कमी देखने को मिलती है। अभी हम बात कर रहे थे कि जो वेस्ट होता है उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, और फर्दर प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट किया जाता है अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स में। तो वेस्टेज में रिडक्शन देखने को मिलता है। दूसरा, जब भी कोई एडिबल प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है, तो वैल्यू एडिशन देखने को मिलता है। तीसरा, ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करता है। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को कैसे प्रमोट करता है? मान लेते हैं कोई एरिया है, इस एरिया में ज़्यादातर किसान जो हैं वो गेहूं की खेती करते हैं, वीट की खेती करते हैं, लेकिन इस एरिया में कोई ऐसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ गई जो कि डिपेंडेंट है मेज के ऊपर, जो कि डिपेंडेंट है मक्के के ऊपर। अब सोच के देखो कि ये जो किसान है वो किसान मेज की खेती करने की तरफ अट्रैक्टेड होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस बात है, होगा। बिकॉज अब इस किसान को पता है कि इसकी जो फसल है, इसकी फसल को खरीदने के लिए कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बैठी हुई है, इस फसल के इसको एक्यूरेट दाम मिल जाएंगे। तो इस सेंस में जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसको भी प्रमोट करता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। फार्मर्स की जो इनकम है, फार्मर्स का जो रिटर्न है, उसको ऑगमेंट करने में, उसको इंक्रीज करने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का। जिस भी क्रॉप की डिमांड होगी, जिस भी प्रोड्यूस की डिमांड होगी इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, उसके दाम बढ़िया मिलेंगे, उसके प्राइजेस बढ़िया मिलेंगे, और जब किसान को प्राइजेस बढ़िया मिलेंगे तो किसान की इनकम ऑगमेंट होगी, इंक्रीज होगी। ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगती है तो वो इंडस्ट्री रूरल एरियाज़ के लोगों को स्पेशली खूब सारा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक्सपोर्ट्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है इसका एक लंबा चौड़ा इंटरनेशनल मार्केट है, तो एक्सपोर्ट्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने में भी
ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंपल है, अगर आपके कंट्री में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, मतलब आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर किसी एक फूड आइटम की प्राइस बढ़ भी जाए तो आप उसको मत खरीदो, कोई दूसरा आइटम खरीद लो। तो जो फूड इन्फ्लेशन है उसको भी चेक में रखने में, कंट्रोल में रखने में ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, ये जो एडवांटेजेस हैं इनको दिमाग में रखना। एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो वेस्टेज में रिडक्शन देखने को मिलती है, दूसरा वैल्यू एडिशन देखने को मिलता है, तीसरा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करता है, चौथा फार्मर्स की इनकम में इंक्रीज देखने को मिलता है, पांचवा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक्सपोर्ट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने में, चेक में रखने में भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नोडल मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और इसको सेटअप किया गया था 1988 में। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नोडल मिनिस्ट्री है। एक और अथॉरिटी है अपीडा। अपीडा की फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाम से ही क्लियर है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपीडा। अपीडा को सेटअप किया गया जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। कब स्टैब्लिश किया गया? 1986 में स्टैब्लिश किया गया। और जब अपीडा को सेटअप किया गया था तो अपीडा ने रिप्लेस किया था प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को। और अपीडा किसके अंडर में फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में फंक्शन करती है। देखो, एक तो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। दूसरा अपीडा कब सेटअप किया गया? इसको 1986 में सेटअप किया गया। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर सेटअप किया गया। अपीडा का काम क्या है? जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, उनके एक्सपोर्ट को पुश करना काम है अपीडा का। फिर इसके बाद बात आती है प्रोसेसेस एंड स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग के बारे में। और फूड प्रोसेसिंग के मेनली दो प्रोसेसेस हैं। कौन से दो प्रोसेसेस हैं? एक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है एडिबल प्रोडक्ट्स में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेसिकली रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है एडिबल प्रोडक्ट में। और दूसरा है वैल्यू एडिशन प्रोसेसेस। वैल्यू एडिशन प्रोसेस में ये जो एडिबल प्रोडक्ट होता है इसमें वैल्यू को ऐड किया जाता है। जैसे इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जाएगा, जैसे इसमें अगर किसी न्यूट्रिशन को इंक्रीज करना है तो उस न्यूट्रिशन को इंक्रीज किया जाएगा, जैसे अगर टेस्ट को, फ्लेवर को थोड़ा बहुत इंप्रूव करना है तो उस इंप्रूवमेंट के लिए कुछ चेंजेस किए जाएंगे। दो प्रोसेसेस हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें सिंपली रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एडिबल प्रोडक्ट में, और दूसरी है वैल्यू एडिशन प्रोसेस। वैल्यू एडिशन प्रोसेस में ये जो एडिबल प्रोडक्ट होता है इस एडिबल प्रोडक्ट में वैल्यू को एनहेंस किया जाता है, वैल्यू को इम्प्रूव किया जाता है। ये दो मेन प्रोसेसेस हैं। और फिर फूड प्रोसेसिंग में दो मेन स्टेजेस होती हैं, एक होती है प्राइमरी प्रोसेसिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग इज सेम एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, और ये जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग है ये बिल्कुल सेम है वैल्यू एडिशन प्रोसेसेस की जैसे। प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्या होता है? जो रॉ मटेरियल होता है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है एडिबल प्रोडक्ट्स में, और सेकेंडरी प्रोसेसिंग में क्या होता है? ये जो एडिबल प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें वैल्यू एडिशन किया जाता है। बस प्रोसेसेस और स्टेजेस नाम का फ़र्क है, बाकी काम दोनों में सेम ही हो रहा होता है। अच्छा, प्रोसेसेस क्या हैं, स्टेजेस क्या हैं, वो होपफुली आपको समझ में आएंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से कर दिया करो, होपफुली आपने कर भी दी होगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और अगर आप केपेबल हो और हेल्प कर सकते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है फूड इरेडिएशन के बारे में। फूड इरेडिएशन क्या है? फूड इरेडिएशन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू फूड आइटम्स के ऊपर आयनाइजिंग रेडिएशन को अप्लाई किया जाता है। और आयनाइजिंग रेडिएशन को अप्लाई क्यों किया जाता है? फूड आइटम्स की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी शेल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। और ये जो फूड इरेडिएशन है ये कोल्ड प्रोसेस है,
इसमें फूड आइटम को हीट नहीं किया जाता है, ये कोल्ड प्रोसेस है। इसमें कोबाल्ट 60 के रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट 60 के रेडिएशंस को क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज इसमें रेडियो एक्टिविटी टॉक्सिक नहीं होती है। जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो टॉक्सिक नहीं होती है कोबाल्ट 60 में, इसलिए कोबाल्ट 60 के रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है। बहुत सिंपल। फूड इरेडिएशन क्या होता है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू फूड आइटम्स को आयनाइजिंग रेडिएशन के थ्रू प्रोसेस से निकाला जाता है। और ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन है इसको क्यों अप्लाई किया जाता है? ताकि फूड आइटम की सेफ्टी को इंप्रूव किया जा सके, उसकी शेल लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। ये कैसा प्रोसेस है? कोल्ड प्रोसेस है। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया के बारे में। इंडिया में फूड प्रोसेसिंग का प्रेजेंट स्टेटस क्या है? और हमने शुरू में ही बात कर ली है कि जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं इस साल के बजट का, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे का। डेटा क्या कहता है? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अकाउंट्स फॉर 12.41% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितना भी टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका 12% शेयर कहाँ से आता है? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से आता है। और ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना और ऊपर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये अपने आप में सिग्निफिकेंट है, तो इसको दिमाग में रखना। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितना भी टोटल एम्प्लॉयमेंट आता है उसमें से लगभग 12% शेयर किसका है? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का है। ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है इसका ग्रॉस वैल्यू एडिड में GVA में जो शेयर है वो भी इंक्रीज हुआ है। 2014-15 में वैल्यू कितनी थी? लगभग 1.34 लाख करोड़ रुपीस। 2022-23 में ये वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? लगभग 1.92 लाख करोड़ रुपीस। तो GVA इन दी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी इंक्रीज हुआ है, इंप्रूव हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 24 में एग्री फूड एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू है वो लगभग 46 बिलियन थी। और ये जो एग्री फूड एक्सपोर्ट्स हैं इनका इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में कितना शेयर है? लगभग 12% का शेयर है। एग्री फूड एक्सपोर्ट्स का इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में लगभग कितना शेयर है? 12% शेयर है। और एग्री फूड एक्सपोर्ट्स में भी जो प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट है उसका शेयर भी इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 18 में ये शेयर कितना था? 15%। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये बढ़ के कितना हो गया? लगभग 23% हो गया। तो दो चीज़ें, एक तो एग्री फूड एक्सपोर्ट्स का इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में कितना शेयर है? 12% लगभग। और ये जो एग्री फूड एक्सपोर्ट्स हैं इनके अंदर जो प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट शेयर है वो इंक्रीज हुआ है लगभग 15% से कितना हो गया आज की डेट में? लगभग 24% हो गया है। तो ये जो प्रेजेंट स्टेटस है ये क्या दिखाता है कि ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, GVA में जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है और एक्सपोर्ट्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक सवाल ये भी आता है कि ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, ये जो प्रोसेस्ड फूड है, इसके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। एक तो सरकार लेकर आई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा, अपीडा ने सेटअप किए प्रोडक्ट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम्स। प्रोडक्ट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम्स को सेटअप किया, किसने किया? अपीडा ने सेटअप किया। इसके अलावा फार्मर कनेक्ट पोर्टल को सेटअप किया गया। ये जो फार्मर कनेक्ट पोर्टल है इसके थ्रू जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं एक्सपोर्टर्स के साथ में, मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए फार्मर कनेक्ट पोर्टल को सेटअप किया गया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब स्कीम को लाया गया। और ये जो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब स्कीम है इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच को अडॉप्ट किया गया। बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिस प्रोडक्ट के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट जानी जाती है, उस डिस्ट्रिक्ट में उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। और प्रमोट किया जाता है इन द सेंस कि उसको एक्सपोर्ट्स में एनहेंस किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो ये वेरियस स्टेप्स लिए गए हैं। फिर इसके बाद फसाई के बारे में हमने सुना होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई नाम से क्लियर है, इसका काम क्या है? फूड सेफ्टी को इंश्योर करना और फूड स्टैंडर्ड्स को एनहेंस करना, उनको इंश्योर करना। ये जो फसाई है इसको सेटअप किया गया 2008 में। कब सेटअप किया गया? 2008 में सेटअप किया गया अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है, ऑटोनोमस बॉडी के जैसे फंक्शन करती है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब सेटअप की गई? 2008 में सेटअप की गई अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006। किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है, एज ऑटोनोमस बॉडी फंक्शन करती है। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के फायदे क्या हैं? एक तो कंज्यूमर्स को बेटर चॉइसेस मिलती हैं, ज़्यादा चॉइसेस मिलती हैं।
दूसरा वेस्टेज में रिडक्शन देखने को मिलता है। तीसरा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करता है। चौथा एक्सपोर्ट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पांचवा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं स्मॉल स्केल की, जो कि रूरल लेवल पर फंक्शन करती हैं, वो रूरल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती हैं, जिसकी वजह से जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। देखो, एडवांटेजेस की बात या बेनिफिट्स की बात हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से की है, तो यही बेनिफिट्स हैं। ये जो इंपॉर्टेंस है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की, यही इसके एडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस को इन डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इसके बाद बात आती है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के सामने मेजर चैलेंजेस क्या हैं। देखो, कुछ तो एग्रीकल्चर के चैलेंजेस हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ये जो हमारा एग्रीकल्चर है इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हैं, वो टुकड़ों में डिवाइडेड हैं। और जब लैंड होल्डिंग्स का फ्रेगमेंटेशन है तो एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाता। एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाता तो जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर नहीं हो पाती। और प्रोड्यूस और प्रोडक्टिविटी अगर बेहतर नहीं होगी तो उसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी देखने को मिलता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे क्लाइमेटिक वेरिएशंस होते हैं, सीजन्स के ऊपर हैवी डिपेंडेंस है। और सीजन्स के ऊपर हैवी डिपेंडेंस है, इसलिए हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। अब अगर प्रोड्यूस फ्लक्चुएट होगा तो ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं ये नेगेटिवली इंपैक्ट होंगी, पॉजिटिवली इंपैक्ट होंगी, बट ऑब्वियसली बात है नेगेटिवली इंपैक्ट होंगी। तो ये तो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हैं। इन जनरल अगर बात करें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो सबसे बड़ा इशू है सप्लाई चेन लिंकेजेस का। हमारे यहाँ पे जो सप्लाई चेन लिंकेजेस हैं वो बेहद पुअर हैं, वो फ्रेगमेंटेड हैं, इनमें हाई वेस्टेज देखने को मिलती है। इनकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ फूड है वो इंक्रीज हो जाती है। एक तो जितना भी सप्लाई चेन लिंकेजेस है वो बेहद पुअर है। दूसरा, सप्लाई चेन में इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है। जो एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना के बराबर है। एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी कमी है कि लगभग 30% प्रोड्यूस हमारा जो है वो खराब हो जाता है। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उतने बेहतर नहीं है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बेहतर क्यों नहीं है? बिकॉज लेबोरेटरीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रॉब्लम है। स्किल्ड पावर नहीं है, स्किल्ड मैन नहीं है, मैन लेबर नहीं है। और वो लेबर क्यों नहीं है? बिकॉज जो एजुकेशन का लेवल है, जो स्कूल्स का लेवल है, उस लेवल पर हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो स्किल्स प्रोवाइड करने में भी जो स्किल्ड मैन पावर है उसमें भी गैप देखने को मिलता है। पुअर मार्केटेबिलिटी है। मार्केट हमारे पास में सबसे बड़ा है, लेकिन मार्केटेबिलिटी, आप अपने प्रोड्यूस को बेच पाओ, वो जो एबिलिटी है, वो जो मार्केबिलिटी है, उसमें भी कमी देखने को मिलती है। फिर क्रेडिट, हर एक सेक्टर में हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बेहद कम है इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए भी। और सब्सिडाइज्ड फाइनेंसिंग भी बहुत कम मिलती है इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को। ये मेजर चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं? एक तो एग्रीकल्चरल चैलेंजेस हैं कि लैंड होल्डिंग्स हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंटेड हैं। दूसरा, सीजन के ऊपर बहुत हैवी डिपेंडेंस है, क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं। लेकिन इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा चैलेंज है। सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है वो बेहद पुअर है और बाकी बहुत सारी गैप्स हैं, बहुत सारी कमी है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ पे बहुत पुअर हैं, पुअर मार्केटेबिलिटी है और क्रेडिट के लिए बहुत ही लो एक्सेस है। अच्छा, इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। बेहद ईजी और छोटा सा सेशन है। एक्चुअली आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बैठा हुआ है, आपको आवाज़ से भी फील हो रहा होगा, तो इसलिए छोटे छोटे सेशंस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट हाँ, एक बार गला सही होगा तो इसको अपन फटाफट से कवर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। बचा भी ज़्यादा नहीं है, मार्च के एंड तक होपफुली पूरी इकोनॉमी को अपन ख़त्म कर देंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।